अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एवरीडे साइंस यूट्यूब चैनल की एक नई वीडियो में मैं आप लोगों को खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम 9th क्लास की मैथ की जो न्यू बुक आई है उसकी एक्सरसाइज नंबर 1.3 को सॉल्व करना सीखेंगे। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये एक छोटी सी सेटिंग कर लें, इससे फिर आप लोगों को ये जो अल्फाज हैं ये ब्लर दिखाई नहीं देंगे। उसके लिए सबसे पहले आप लोगों ने वीडियो के ऊपर इस तरह छोटा सा क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप लोग इसको आप लोग क्लिक करेंगे, ये जो है तो आप लोगों के पास इस तरह से ये क्वालिटी वाला पहला ही ऑप्शन आएगा। तो ये क्वालिटी वाला जो ऑप्शन है यहाँ पे उसने ना ऑटो कुछ ना कुछ सिलेक्ट किया होगा, तो आप लोगों ने इस पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आप लोग एडवांस वाले ऑप्शन पे जाएंगे। और एडवांस वाले ऑप्शन पे जाने के बाद आप लोगों ने 720 या 1080 को ना सिलेक्ट करना है। उससे ये होगा कि वीडियो की क्वालिटी HD हो जाएगी, और जब HD क्वालिटी हो जाएगी तो आप लोगों को किसी किस्म का कोई भी ब्लर वाला इशू नहीं आएगा। तो यहाँ पे मैं 1080 को सिलेक्ट कर लेता हूँ। और ये जो एक्सरसाइज है ये ख़ास तौर पर उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स के लिए है। अगर इसका हम ना कि पहला ही सवाल देखते हैं तो वो हमें कहता है कि 3 मुसलसल सही अदाद का मजमुआ 42 हो तो अदाद मालूम करें। अब यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो उसने लफ्ज़ इस्तेमाल किया है मुसलसल। अगर मैं इसको करूँ कि मुसलसल क्या होता है तो उसमें अगर हम देखें तो हमारे पास फॉर एग्जाम्पल के पहला अदद है जी 8। तो मुसलसल की डेफिनेशन के मुताबिक दूसरा अदद हमारे पास 9 होना चाहिए और तीसरा हमारे पास 10 होना चाहिए। मुसलसल या फिर हम ना कि इसे लगातार भी कह सकते हैं, यानी 8 आए फिर 9 आए फिर 10 आए। अब ना कि हम ना कि अपना सवाल सॉल्व करना ना स्टार्ट करते हैं। तो सवाल जब हम सॉल्व करते हैं तो उसमें ना कि हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि फ़र्ज़ करें, ये फ़र्ज़ हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें अदाद तो मालूम नहीं है। तो हम कहते हैं कि फ़र्ज़ करते हैं कि हमारे पास जो पहला ही अदद है ना वो है जी x। उसके बाद फिर यही हमने फ़र्ज़ ही करना है, तो हमने करना है जी दूसरा अदद। अब दूसरा अदद क्या होगा, यहाँ पे अगर हम ना कि मुसलसल की जो डेफिनेशन हमने की थी उसके मुताबिक 8 के बाद हमारे पास 9 आ रहा था। अगर आप लोग देखें तो 8 के बाद जो 9 आया था ना कि वो असल में ना 8 में 1 प्लस करके आया था। तो इसका मतलब है अगर हमने ये जो फ़र्ज़ किया x, अगर हमने इसका दूसरा अदद लेना है तो x में हम ना कि 1 प्लस कर देंगे, तो ये हमारे पास दूसरा अदद बन जाएगा। तो इसी का अगर हम ना कि तीसरा अदद जो हम ना फ़र्ज़ कर रहे हैं तो तीसरा अदद देखें तो ये अगर हम इसका तीसरा अदद देखें जो हमने ना कि वैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे लिया था, तो इसमें आप देखें कि 10 बनेगा हमारे पास 8 में 2 जमा करने से। 8 और 2 हमारे पास 10 होगा। तो इसका मतलब है कि इसके जो तीसरा अदद जो हमने पहला अदद लिया था ना x, उसमें 1 जमा किया तो दूसरा अदद बन गया। और अगर हम 2 जमा करेंगे तो इसमें हमारे पास इसका तीसरा अदद बन जाएगा। तो ये तो था कि हमने ना कि फ़र्ज़ कर लिए कि हमारे पास जो तीनों अदाद थे ना कि वो ये हैं। अब नेक्स्ट आपने एक छोटा सा यहाँ पे फिक्रा लिखना है, दी गई शर्त के मुताबिक। मतलब सवाल में जो शर्त दी हुई है, अब शर्त क्या दी है, वो कहता है 3 मुसलसल सही अदाद का मजमुआ, यानी कि ये जो तीनों अदाद जो इनको हमने फ़र्ज़ किया है कि ये मुसलसल 3 सही अदाद हैं, इनका जब मजमुआ लेना है तो वो 42 के बराबर आता है। तो हम ना कि इनको जमा कर लेते हैं, यानी कि इसको इसको और इसको तो हम ना जमा करते हैं तो हमारे पास कुछ इस तरह से ना कि इक्वेशन बन जाएगी इज इक्वल टू 42 हो जाएगा। तो ये इस तरह से हमारे पास एक ना इक्वेशन बन गई। अब इसे ना कि मज़ीद हम हल करते हैं, तो ये 1x है, ये 1x है और ये 1x है, तो हमारे पास टोटल ना कि 3x बन गए। और उसके बाद हमारे पास ये 1 है और ये 2, हमारे पास ये 3 बन गया और ये बराबर आ गया जी 42। अब इस तरह से ये हमारे पास ना एक इक्वेशन बन गई है। अब इसी को ना मज़ीद हम सॉल्व करते हैं, यहाँ से हम ना कि x की कीमत निकालते हैं। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए क्योंकि ये इधर प्लस का 3 है तो इधर जाके हमारे पास ना माइनस का 3 हो जाएगा। तो हम ना कि इसको इस तरह से सॉल्व कर लेते हैं, 42 माइनस 3, तो ये 3x हमारे पास इक्वल में आ जाएगा 42 में से जब हम ना कि 3 को माइनस करते हैं तो हमारे पास 39 आ जाएगा। अब ये जो 3 है इधर हमारे पास ना कि मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर जाके ना कि डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 39/3।
अब इसको हम ना तकसीम कर लेते हैं 39 को 3 पर। आप लोग कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लें। 39 डिवाइड हमने करना है 3 पर, तो हमारे पास आंसर 13 आ रहा है। तो ये जो आंसर 13 आ जाएगा तो ये हमारे पास ना x की कीमत आ गई, यानी x की कीमत आ गई। अगर हम ना कि सवाल में जहाँ पे हमने ना फ़र्ज़ किए थे तो उसमें देखें तो हमारे पास पहला अदद x था। इसका मतलब है अगर ये जो x की कीमत आई है ना तो ये हमारे पास ना पहला अदद है। तो हम लिख सकते हैं कि जो पहला अदद हमारे पास x था उसकी कीमत तो आ गई हमारे पास 13। अब नेक्स्ट हमारे पास दूसरा अदद, तो दूसरा अदद जो हमने फ़र्ज़ किया था वो हमारे पास था x प्लस 1, यानी कि x की कीमत जो हमने निकाली हुई है 13, उसमें एक प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा जी 14। अब नेक्स्ट हमने ना कि तीसरा अदद जो फ़र्ज़ किया था, जो तीसरा अदद हमने फ़र्ज़ किया था वो था जी x प्लस 2। तो x की कीमत तो हमने ये जो निकाली हुई है 13, इसमें पुट करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 13 जमा 2, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 15। चलें, इस तरह से ना हमारा ये सवाल तो हल हो गया। तो वैसे मैं ना कि आप लोगों को जो सवाल की कंडीशन दी हुई थी उसके मुताबिक ना कि थोड़ा सा वेरीफाई भी करवाता हूँ। उसने कहा था 3 मुसलसल सैयदात। अब यहाँ से हमें पता चल गया कि 3 मुसलसल तो आ गए, 13, 14 और 15, 3 मुसलसल अदाद तो आ गए। उनका कहता है वो मजमुआ ना कि 42 था। वैसे ये सवाल का हिस्सा नहीं है, वैसे मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि आप लोग अगर इससे ना वेरीफाई करेंगे तो आप लोगों को ना थोड़ा यकीन हो जाएगा जो आपने सवाल हल किया है कि वो बिल्कुल ठीक है। अब इधर मैं जमा कर देता हूँ 13 जमा 14 जमा 15, ये देखें आंसर 42 आ गया। यानी कि जो हमने सवाल हल किया है उसके जो 3 मुसलसल सही अदाद मालूम करने थे वो बिल्कुल ठीक है। 1.3 एक्सरसाइज का अगर हम ना कि तीसरा सवाल देखें तो वो कहता है एक मुस्ततील के अज़ला की लंबाइयाँ ये हैं। ये मसलन कि मुस्ततील के अज़ला की लंबाइयाँ दे दी हैं। उसके बाद वो कहते हैं मुस्ततील के रकबे को इसकी शक्ल में ज़ाहिर करें, यहाँ ए और बी सही अदाद है। यानी कि वो ये कह रहा है कि एक हमारे पास मुस्ततील है, उसके एक ज़िला की लंबाई ये है और दूसरे ज़िला की लंबाई ये है। तो आप लोग उसका ना कि रकबा मालूम करें। तो मुस्ततील का आप लोगों को पता है कि मुस्ततील हमारे पास एक ऐसी शक्ल होती है जिसकी ना कि 4 साइड्स होती हैं, इस तरीके से 4 साइड्स होती हैं और जो आमने सामने वाली साइड्स होती हैं ना वो बराबर होती हैं। यानी कि अगर हम कहें कि ये हमारे पास ना कि ये 18 का जो जज़र दिया हुआ है ये हमारे पास इसकी ना कि लंबाई है और ये जो इसने दिया है ये इसकी चौड़ाई है। तो आप चूँकि मैंने शुरू में आप लोगों को बता दिया मुस्ततील की मसलन आमने सामने वाली जो साइड्स हैं वो बराबर हैं। अगर इसकी एक साइड की लंबाई ये है तो दूसरी साइड की लंबाई भी यही होगी। अब एक की हमारे पास चौड़ाई ये है तो दूसरी की भी चौड़ाई यही होगी। चलें अब हम ना कि सवाल को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो हमारे पास जो चीज़ें दी हुई हैं ना हम उनको देखते हैं कि हम देखते हैं कि हमें उसने दिया क्या क्या है। तो सबसे पहले हम कहते हैं कि जैसे हमने फ़र्ज़ कर लिया कि ये इसकी ना कि ये मुस्ततील है ना उसकी ये हमारे पास ना कि लंबाई है, तो हम लिख लेते हैं मुस्ततील की लंबाई। तो मुस्ततील की हमारे पास लंबाई आ गई 2 जमा 18 का जज़र और ये हमारे पास इसका मीटर में दिया हुआ है। तो इसको ना थोड़ा सा आप लोग ना सॉल्व कर लें। ये जो 18 का जज़र दिया हुआ है ना इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे ना तो फिर आगे ना कि सवाल जब हल करेंगे तो उसमें इशू नहीं आएगा। तो 18 की हम ना फैक्टराइजेशन करते हैं तो 2 9 18 हमारे पास आ जाता है, 3 3 9 और ऊपर से हमारे पास 3 1 3 आ जाता है। तो अब इसको अगर हम ना कि जज़र के केस में लिखें तो हमारे पास ये आ जाएगा इस तरह से। तो आगे करें तो इसका सिर्फ ये वाला जोड़ा बन रहा है तो 2 ज़रब 3 का स्क्वायर, ये जो स्क्वायर है इस जज़र के साथ ख़त्म हो जाएगा। तो हमारा इसका जो आंसर आएगा ना वो हमारे पास होगा 3 2 का जज़र। यानी कि 18 का जो जज़र है उसको हम 3 2 का जज़र भी लिख सकते हैं। तो हमने इसको ना कि मॉडिफाई करके ना इस तरह से लिख लेना है ताकि आगे हल करते हुए हमें इसका ना कोई भी मसला पेश ना आए। तो ये हमारे पास मुस्ततील की लंबाई है। अब हम ना कि मुस्ततील की चौड़ाई की तरफ चलते हैं। अच्छा,
अच्छा, मुस्ततील की चौड़ाई भी हमें दी हुई है, वो हमारे पास ये वाली है। तो ये हम ना लिख लेते हैं 5-4/2 का जज़र। तो ये हमारे पास इसकी ना के चौड़ाई आ गई। अब हमने इनके मुस्ततील का रकबा मालूम करना है। मुस्ततील का रकबा मालूम करना है। मुस्ततील के रकबे का आप लोगों को फार्मूले का पता होना चाहिए। मुस्ततील का जो रकबा होता है वो हमारे पास लंबाई ज़रब चौड़ाई को मल्टीप्लाई करके आता है। तो हम ना इधर उसका ना फार्मूला लिख लेते हैं। मुस्ततील का रकबा हम लिखते हैं लंबाई ज़रब चौड़ाई, यानी लंबाई और चौड़ाई को आप लोगों ने ना मल्टीप्लाई करना है। तो ये लंबाई और चौड़ाई जो हमारे पास है इनको ना मल्टीप्लाई कर लेते हैं। चलें पहले हम ना कि इसकी लंबाई लिख लेते हैं 2 + 3 2 का जज़र, मल्टीप्लाई में इसकी ना चौड़ाई लिख लेते हैं 5 - 4/2 का जज़र। तो ये हम लिख लेते हैं। अच्छा, उसके बाद फिर हमने ना कि इनको मल्टीप्लाई करना है, यानी इस 2 को लेना है, इन सब के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर इसको लेना है और इन सब के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो फिर हमारे पास ना इसका आंसर निकल आएगा। तो अब हम ना कि इनको मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो 2 × 5 हमारे पास हो जाएगा जी 10। उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाएगा जी 4 × 2 = 8 और बटे में 2 का जज़र उसी तरह से आ जाएगा। अब नेक्स्ट इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 5 × 3 = 15, यानी कि ये जो बाहर है ना जज़र के बाहर वाली रकम है वो बाहर वाली रकम से मल्टीप्लाई होगी और अंदर वाली रकम अंदर वाली से ही मल्टीप्लाई होगी। तो हम इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा 5 × 3 = 15 जमा का 15 2 का जज़र। आगे फिर ये जमा माइनस हमारे पास माइनस हो जाएगा। तो इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 4 × 3 = 12 2 का जगह ऊपर भी हमारे पास और इधर नीचे ये वाला आ जाएगा, ऊपर ये वाला आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने ना इसे लिख लिया। अब नेक्स्ट इसे मज़ीद हम हल करते हैं। तो ये 10 हमारे पास उसी तरह से आ गया। तो इसको ना हमें थोड़ा सा ना मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो इसमें हम ना फॉर एग्जाम्पल कर देते हैं जी 8 जो है ना 8 की फैक्टराइजेशन कर देते हैं। 2 × 4 = 8 2 × 2 = 4 और 2 × 1 = 2। तो ये आप लोगों ने रफ अमल में काम करना है। तो हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 बटे में हमारे पास ना कि 2 का जज़र उसी तरह से आ जाएगा। तो ये आ जाएगा जी 15 2 का जज़र। अब ये 2 का जज़र ये 2 के जज़र से कट गया तो हमारे पास बच गया जी -12। तो इस तरीके से ये यहाँ तक हम ना कि पहुँचाएँ। अब नेक्स्ट देखें जो चलें जज़र वाली हैं उन्हें तो हम ना कि सॉल्व करते हैं, लेकिन जो जज़र के बगैर वाली ये 2 रकमें बच गई हैं इनको तो हम ना कि जमा माइनस कर सकते हैं। तो हम कैलकुलेटर लेते हैं और ये हमारे पास जमा का 10 है माइनस का 12 है। तो हम देखते हैं हमारे पास आंसर क्या आता है। जमा का 10 माइनस का 12, तो आंसर आप लोग देखें -2 आ गया। तो ये हम ना कि इनको तो हल करके ना -2 लिख दें। बाकी जो जज़र वाला है वो अभी हमारे पास ना कि सॉल्व हो जाएगा। तो अब मज़ीद अगर इसको ना कि और मॉडिफाई करें तो क्या अगर हम इसमें देखते हैं कि चलें ये इनको तो हम छोड़ देते हैं, बाकी 1 2 को लेते हैं। 1 2 को लेते हैं और इसको मैं असल में करना क्या चाह रहा हूँ, असल में ये जो 2 है ना इसको हम लिख सकते हैं 2 का जज़र ज़रब 2 का जज़र। अब वो क्यों लिख सकते हैं, अब आप लोगों को पता है कि 2 का जज़र जो 2 का जज़र होता है अगर 2 दफ़ा आया है तो इसका हम स्क्वायर ले सकते हैं और स्क्वायर जज़र से कट जाएगा तो हमारे पास 2 ही आंसर आएगा। यानी कि ये 2 होता है उसके 2 दफ़ा जज़र के बराबर है। तो हम ना कि इस 2 को लेते हैं और 2 दफ़ा जज़र के बराबर लिख देते हैं और नीचे हमारे पास है ना 2 का जज़र। हमने ये किया इसीलिए है ताकि इस जज़र को ना कि हम कट कर सकें। और मज़ीद ये जो है ये हमारे पास उसी तरह से आ जाएगा 15 2 का जज़र। अब नीचे चलते हैं, हमारे पास -2 उसी तरह से आ गया। फिर ये देखें ये 2 का जज़र ये इस 2 के जज़र से कट गया तो हम इसे लिख देंगे -4 2 का जज़र और आगे ये 15 2 का जज़र, ये उसी तरीके से आ जाएगा। अब इनको हमने ना कि जमा माइनस करना है तो ये -4 और जमा 15 है। तो हम ना कि इधर कैलकुलेटर से कर लेते हैं कि हमारे आंसर कितना है -4 और जमा का हमारे पास है जी 15। तो आप लोग देखेंगे तो जवाब हमारे पास जमा 11 2 का जज़र आ गया। इसको ना कि हमने इस तरह मीटर में लिख देना है।
इसी एक्सरसाइज का अगर हम ना चौथा सवाल देखें तो वो हमारे पास है कि दो अदाद मालूम करें जिनका मजमुआ 68 और फ़र्क 22 है। यानी कि दो अदाद आप लोगों ने मालूम करना है जिनको जमा करें तो जवाब 68 आता है और उनको अगर माइनस करें तो जवाब 22 आता है। तो इसको भी हम ना कि फ़र्ज़ करके चलेंगे। तो हम ना कि फ़र्ज़ करते हैं, फ़र्ज़ करें जो पहला अदद है, पहला अदद हमारे पास x है और जो दूसरा अदद है वो हमारे पास है जी y। अब पहला अदद हमने फ़र्ज़ कर लिया x और दूसरा अदद हमने फ़र्ज़ कर लिया है y। तो अब जो हमारे पास ना कि सवाल में अगर आप लोग देखें तो दो मुख्तलिफ शराइत दी हुई हैं। पहली शर्त में वो कहता है कि जो आप लोग दोनों अदाद लेंगे उनको जमा करेंगे तो जवाब 68 आएगा, उनको माइनस करेंगे तो जवाब 22 आएगा। तो हम लिख देंगे कि दी गई पहली शर्त के मुताबिक, तो इधर हम लिख देंगे दी गई पहली शर्त के मुताबिक। तो पहली शर्त में वो कहता है कि इन दोनों को आप लोगों ने जमा करना है तो जवाब 68 आ जाएगा। तो ये इक्वेशन नंबर हमारे पास 1 बन जाएगी। तो अब अगर हम दूसरी शर्त लें तो दी गई दूसरी शर्त के मुताबिक, तो दूसरी शर्त में वो ये कह रहा है कि इन्हीं को हमने ना कि अब तफरीक करना है यानी कि माइनस करना है। तो आप लोगों का जवाब जो आएगा वो आएगा जी 22। तो ये इक्वेशन नंबर हमारे पास ना कि 2 बन गई। एक इक्वेशन ये बन गई और एक इक्वेशन ये बन गई। अब यहाँ से अगर आप लोग देखें तो आप लोगों के पास एक है जी x और दूसरा है y। अगर यहाँ से ये दोनों इक्वेशन हमने x की कीमत भी निकालनी है और y की भी निकालनी है। अगर हम किसी तरीके से अकेले x की या अकेले y की कीमत निकालने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर हम क्या करेंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर हमने x की कीमत निकाल ली तो फिर इस इक्वेशन में पुट करेंगे या इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास y की भी निकल आएगी। तो इसका मतलब है कि सबसे पहले हमें किसी एक चीज़ की रकम कीमत तो निकालना लाजमी है। इन दोनों इक्वेशन को हम देखते हैं। अगर हम इन दोनों इक्वेशन को देखें तो पहली जो हमारे पास है उसमें है जी x प्लस वाई इज इक्वल टू 68 और दूसरी में x माइनस वाई इज इक्वल टू 22। इसका मतलब ये है कि अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को ना जमा करता हूँ तो मेरे पास ना ये प्लस वाई और माइनस वाई ये ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि ये प्लस का वाई और ये माइनस का वाई है और इनके जो कोफिशिएंट्स हैं वो भी बराबर हैं, तो ये हमारे पास ना ख़त्म हो जाएंगे। चलें फिर हम ना कि इन दोनों को ना जमा करते हैं। तो जमा करने के लिए हम ना कि इनको इस तरह से लिख लेते हैं, यानी कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 68 और नीचे लिख लेते हैं हम x माइनस वाई इज इक्वल टू 22। जब इन दोनों को हम ना कि जमा करते हैं तो ये प्लस वाई माइनस वाई से कट जाएगा, ये एक x और ये एक x हमारे पास बन जाएगा जी 2x। अब इन दोनों को ना हम जमा कर लेते हैं। 8 और 2 हमारे पास 10 बन गया, 6 2 8 और 1 9, यानी कि 2x हमारे पास इज इक्वल टू हो जाएगा 90। अब इसी को लेके चलते हैं तो हम इधर लिख लेते हैं जी 2x इज इक्वल टू 90 है। तो यहाँ से हमने सिर्फ x की कीमत निकालनी है, तो ये हमारे पास 2 फालतू है तो ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा। ये हमारे पास ना कि बन जाएगा x इज इक्वल टू 90/2। तो इसको जब हम डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है जी 45, यानी कि जो हमारे पास ना कि एक अदद तो आ गया, x पहला अदद था वो हमारे पास आ गया जी 45। अब इसी को इस्तेमाल करते हुए कि हम ना कि इसको इस x की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, चाहे पहली में करें चाहे दूसरी में करें, तो हमारे पास ना कि ये जो y है ना यानी कि दूसरा अदद भी निकल आएगा। तो हम ना कि पहली में ही पुट कर देते हैं। तो हम लिख लेते हैं कि x की कीमत को मसावात नंबर 1 में दर्ज करने से, यानी कि इसको इक्वेशन मसावात नंबर 1 में दर्ज करना है। तो ये हमारे पास x बराबर 45 है, तो इसमें x की जगह हमने 45 लिख देना प्लस y, और बाकी इक्वेशन सारी उसी तरह से आ जाएगी। ये इधर प्लस का है तो इधर जाके ये हमारे पास ना माइनस का हो जाएगा, तो 68 माइनस हमारे पास 45 हो जाएगा। जब आप लोग इसको 68 में से 45 को माइनस करेंगे आप लोगों के पास आंसर आएगा। कैलकुलेटर से आप लोग कर सकते हैं,
आंसर आ जाएगा 23, यानी कि y बराबर हमारे पास 23 आ गया। तो यानी जो हमारे पास मतलूबा अदाद थे ना, तो वो हम लिख सकते हैं कि वो एक तो हमारे पास है जी 45 और दूसरा हमारे पास है जी 23। 1.3 एक्सरसाइज का अगर हम सवाल नंबर 5 देखें तो वो हमारे पास है जी 2024 के मौसम गर्मा के दौरान लाहौर में मौसम गैर मामूली तौर पर गर्म था। टीवी न्यूज़ ने दर्जा हरारत 48 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचने की इतला दी। तो ये वाला कुलिया का इस्तेमाल करते हुए दर्जा हरारत को फ़ारेनहाइट स्केल में मालूम करें। तो ये आप लोगों को पता है कि जो दर्जा हरारत है ना, उसको मापने के ना कि 3 मुख्तलिफ ना हमारे पास तरीके होते हैं। एक तो हम ना कि डिग्री सेंटीग्रेड में उसे माप सकते हैं, एक फ़ारेनहाइट होता है और एक केल्विन होता है। तो इसमें ना कि उसने कहा कि उसका जो दर्जा हरारत है वो ना कि डिग्री सेंटीग्रेड में है, तो आप लोग उसे ना फ़ारेनहाइट स्केल में ना कि मालूम करें। तो सबसे पहले कि हम लिख लेते हैं कि लाहौर का जो दर्जा हरारत था वो था कितना। तो ये हमें ना दिया हुआ है सवाल में, तो हम इधर लिख लेते हैं लाहौर का दर्जा हरारत। तो लाहौर का दर्जा हरारत हमारे पास था 48 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसको हम ना इस तरह से लिख सकते हैं डिग्री सेंटीग्रेड को। अब नेक्स्ट वो चीज़ कह रहा है कि आप लोग इसी का जो दर्जा हरारत है उसको फ़ारेनहाइट में ना कि आप लोगों ने मालूम करना है, ये वाले फ़ारेनहाइट में ना कि मालूम करना है। तो हम ना कि कह सकते हैं कि इधर आप लोग लिख लें दर्जा हरारत फ़ारेनहाइट स्केल में, तो वो हमने ना मालूम करना है, यानी कि उसे हम ना इस तरह भी लिख सकते हैं। तो ये फार्मूला ना उसने हमें खुद ही दिया हुआ है। वैसे तो हो सकता है कि वो आप लोगों को फार्मूला ना दे तो आप लोगों को ये फार्मूला भी याद करना पड़ेगा, लेकिन इस सवाल में उसने खुद ही फार्मूला ये दिया है, तो इस फार्मूले को हम इस्तेमाल करते हैं। तो हमने किधर लिख लेते हैं कि ये हमारे पास फार्मूला है जी फ़ारेनहाइट में तब्दील करने का। 9 बटा हमारे पास 5 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32 है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे हमारे पास डिग्री है ना, उसकी कीमत यहाँ से हमने ना पुट कर देनी है। तो हमारे इस केस में हमारे पास इसकी कीमत है जी 48, तो वो हमने ना पुट कर देनी है। बाकी सारा कुछ उसी तरह से रहेगा, यानी कि 9 बटा 5 उसी तरह से, ये डिग्री सेंटीग्रेड की ये जो कीमत दी हुई थी वो हमने यहाँ पे पुट कर ली और प्लस में 32 वैसे ही आ गया। अब ये 48 ऊपर 9 के साथ ना मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आप लोग कैलकुलेटर से इसे ना मल्टीप्लाई कर दें। 48 मल्टीप्लाई हमारे पास है जी 9, तो हमारे पास आंसर आ जाता है 432। तो ये हम ना किसी तरह से लिख लेंगे, यानी कि 432 बटे में हमारे पास 5 है और ये प्लस 32 उसी तरीके से आ जाएगा। अब सबसे पहले हम इन दोनों को ना कि डिवाइड कर लेते हैं, जो आंसर आएगा फिर इसमें हम ना कि प्लस कर देंगे। तो हमने इनको डिवाइड करते हैं, 432 को 5 पे तकसीम करना है। तो ये इधर हम कैलकुलेटर लेते हैं, तो हमारे पास 432 तकसीम हमारे पास 5 है। 432 को जब हम ना कि 5 पे तकसीम करते हैं तो हमारे पास आंसर कुछ इस तरीके से आ जाता है 86.4। तो ये आप लोगों ने 432 बटा 5 जो था इसकी जगह पे लिख लेना 86.4 और प्लस में हमारे पास ना कि 32 है। तो अब इन दोनों को हमने ना कि प्लस कर देना, यानी 86.4। तो ये कैलकुलेटर से आप लोग कर दें 0.4 प्लस में है हमारे पास 32। इनको जब हम प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 118.4। तो ये जो आंसर आया 118.4, इसको ना हम इधर लिख लेंगे। ये जो आंसर है 48 डिग्री सेंटीग्रेड का, ये फ़ारेनहाइट स्केल में ना के आंसर है। 1.3 एक्सरसाइज का अगर हम छठा सवाल देखें तो उसमें हमारे पास है जी बाप और बेटे की उम्र का मजमुआ 72 साल है। 6 साल पहले बाप की उम्र बेटे से दुगना थी, तो 6 साल पहले बेटे की उम्र क्या थी। तो इस सवाल को हमने ना हल करना है, यानी कि उसने एक बाप और बेटे की उम्रों का कुछ मुआवजना किए हैं, उसी मुआवजे के बिना पर हमसे पूछ रहा है कि आप लोग बताएं कि बेटे की उम्र क्या थी। चलिए हम ना किसे सॉल्व करते हैं स्टेप बाय स्टेप, आप लोगों को समझ आ जाएगी। तो सबसे पहले हम ना कि यही करते हैं कि हम कहते हैं कि फ़र्ज़ कर लें, हम कहते हैं कि फ़र्ज़ करें बेटे की उम्र वो हमारे पास है जी x साल। बेटे की उम्र हम कहते हैं कि x साल है, और जो बाप की उम्र है हम कहते हैं कि वो है जी y साल।
कि बेटे की उम्र हमने फ़र्ज़ कर ली x साल और बाप की उम्र हमने फ़र्ज़ कर ली y साल। अब ना हम ना पहले इस शर्त को ना के लागू करते हैं इतने के सवाल की जो शर्त है, वो कहते हैं बाप और बेटे की उम्र का मजमूआ 72 साल है। तो हम ना ये लिख लेते हैं। तो हम कहते हैं कि पहली शर्त के मुताबिक, पहली शर्त में वो कहता है कि ये बाप और बेटा है ना, इन दोनों की जो उम्रें हैं ना उनको हम जमा करें तो हमारे पास जवाब आता है 72। हम यही लिख लेते हैं, जो सवाल में दिया हुआ है उसी को हमने शर्त मानकर ये हमने लिख लिया, 72 उसका आंसर है। अब नेक्स्ट हम ना आगे चलते हैं। आगे वो कहता है 6 साल पहले। अब यहाँ पे ना अगर आप लोग इस चीज़ को समझो तो वो कहता है 6 साल पहले। अगर वो 6 साल पहले की बात करता है तो अब इसमें हम क्या करेंगे, उसमें मैं आप लोगों को ना थोड़ा सा इधर लहदा से समझाता हूँ। अब फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि मेरी अब उम्र है जी 20 साल। तो अगर मैं 6 साल पहले की बात करूंगा तो इसका मतलब है कि 6 साल पहले तो मेरी उम्र थी 14 साल। अब वो 14 साल कैसे आई, तो मैंने 20 में से 14 को 20 में से 6 को माइनस किया तो मेरे पास उम्र जो आई थी वो 14 साल थी। तो बिल्कुल इसी तरह से अब इसमें है, वो कहता है कि 6 साल पहले, अगर हम 6 साल पहले की बात करेंगे तो हम इधर लिख लेते हैं ये भी 6 साल कबल, या आप लोग पहले का लफ्ज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बेटे की उम्र, अब बेटे की अब जो उम्र हमने फ़र्ज़ की है वो x है, तो 6 साल पहले इसमें से हमने 6 माइनस करना है। बिल्कुल इसी तरह से हम ना कि दूसरा ये लिखेंगे 6 साल कबल बाप की उम्र, ये हम ना इधर ये लिख देंगे बाप की उम्र। तो बाप की उम्र अब हमारे पास y साल है, तो 6 साल पहले हमारे पास y में से हमने 6 को माइनस कर देना है। तो इस तरीके से हमारे पास ना कि 6 साल कबल वाली ना कि ये जो शर्त उसने लगाई थी वो हमने इस तरीके से पूरी कर लेनी है। अब नेक्स्ट आगे पढ़ें, इसमें वो कहता है कि 6 साल कबल बाप की उम्र बेटे से दुगना थी, यानी कि बाप की उम्र बेटे से दुगना थी। यहाँ पे आप लोग ना कि एक दूसरी लाइन लिख सकते हैं, दूसरी शर्त के मुताबिक, मतलब सवाल की ना जो दूसरी शर्त है उसके मुताबिक। अब यहाँ पे ना चले हम ना इधर सॉल्व करते हैं। तो दूसरी शर्त जैसे हमने ना कि हम इनको ना एक दफ़ा बराबर लिख लेते हैं, यानी कि x माइनस 6 बराबर ना y माइनस 6 लिखते हैं। तो ये मैं अब आप लोगों को समझाता हूँ। अब वो कहता है कि 6 साल पहले बाप की उम्र बेटे से दुगना थी, यानी कि बाप की उम्र बेटे से ना कि दोगुना थी। अब वो कैसे, वो भी मैं आप लोगों को लहदा थोड़ा सा समझाता हूँ। अब फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि अब ना कि बेटे की उम्र हमारे पास है जी 26, तो बाप की उम्र कितनी है 52, यानी कि इससे वो दुगना थी। अब चूंकि इक्वेशन है तो इक्वेशन में हमने ना कि दोनों साइडें बराबर करनी होती हैं, तो बराबर करनी है तो हमें इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि बेटे की उम्र को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर ही जाके वो बाप की उम्र के बराबर होगी। तो इस केस में अगर हम देखें तो बेटे की उम्र हमारे पास x माइनस 6 है, यानी कि जो x माइनस 6 है इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर ही वो जाके ना कि बाप की उम्र के बराबर होगा, और फिर हमारी जो इक्वेशन है वो फिर उसी सूरत में ना कि वो ठीक हो सकती है। अगर हम ये नहीं करते तो फिर हम ना कि सवाल को सही तरीके से हल नहीं करेंगे, जब एंड पे हम आंसर निकालेंगे तो वो गलत निकल आएगा। अब इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाएगा 2x माइनस 6 2 12, तो ये y माइनस 6 उसी तरह से आ गया। अब नेक्स्ट x और y वाली कीमतें इधर हम इकट्ठी कर देते हैं और बाकी इधर ले जाते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 2x, ये y जो है ये इधर आके माइनस हो जाएगा, ये माइनस 6 तो उसी तरह से रहेगा क्योंकि ये हमारे पास मसावात की इसी साइड पे था, लेकिन ये माइनस 12 इस साइड पे जब आएगा तो ये हमारे पास बन जाएगा जमा का 12। अब नेक्स्ट इसे मजीद हल करें तो हमारे पास बन जाएगा 2x माइनस y बराबर, ये आप लोगों के पास माइनस 6 और जमा का 12 है। अगर आप लोगों को अलामतों के साथ जमा माइनस करना अच्छे तरीके से आता है फिर तो ठीक है, नहीं तो आप लोग सिंपल यही चीज़ बिल्कुल माइनस 6 जमा 12 कैलकुलेटर पे लिखें तो कैलकुलेटर आप लोग को खुद अलामत के साथ जवाब देगा, तो वो दे रहा जवाब 6।
यानी कि यहाँ पे हमारे पास 6 आ गया। तो इसे हम इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं। तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 ये है और 2 ये है। अब इन दोनों इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करें और यहाँ से हम या तो x की कीमत निकाल लें या y की कीमत निकाल लें, तो फिर ना कि हम दूसरी सारी कीमतें भी निकाल सकते हैं। तो हम इन दोनों में से देखें, हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 x प्लस वाई इज इक्वल टू 72 है और इक्वेशन नंबर 2 है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 6। तो इसमें अगर देखें ना, अगर हम इन दोनों को जमा ही कर दें तो ये x और y, जो हमारे पास y है ना, ये जमा का y और ये माइनस का y, तो ये आपस में कट जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं मसावात नंबर 1 और 2 को जमा करने से। बस ये सिंपल सा फिक्रा आप लोगों ने लिखना है। तो कोई भी मसावात आप लोग पहले लिखते हैं, चले हम पहली को ऊपर लिख देते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 72, और दूसरी को हम नीचे लिख देते हैं जी 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 6। अब इनको ना हम सॉल्व करते हैं, तो ये प्लस का y माइनस के y के साथ कट गया, तो ये 2x और 1x हमारे पास हो गया ये 3x, ये 72 और 6 हमारे पास हो जाए 78। क्योंकि यहाँ से हमने x अकेले की कीमत निकालनी है, तो ये 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दूसरी साइड पे जाके इसने डिवाइड हो जाना है। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएगा 78 तकसीम 3, ये इस तरीके से कुछ हमारे पास आ जाएगा। चलें हम ना इसे हल करते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा x जो बराबर आ जाएगा 78 को हमने ना डिवाइड कर लेना है 3 पर। तो ये आप लोग कैलकुलेटर पे करेंगे तो इस तरीके से इसका आंसर 26 आ रहा है। तो आप लोग ये 26 इधर लिख लेंगे। ये 26 जो था ना, ये हमारे पास असल में ना कि अगर हम देखें तो x हमारे पास बेटे की उम्र थी, यानी कि बेटे की उम्र तो 26 आ रही है। लेकिन अब सवाल में देखें, सवाल में वो कहता है 6 साल पहले बेटे की उम्र क्या थी, यानी कि 6 साल पहले बेटे की उम्र क्या थी। अगर हम 6 साल वाली कंडीशन देखें तो वो हमने ना कुछ यहाँ पे लगाई थी, 6 साल कबल बेटे की उम्र, तो वो हमारे पास x माइनस 6। तो यानी कि इस इक्वेशन में अगर हम x की कीमत पुट करेंगे तो हमारे पास 6 साल पहले बेटे की उम्र आ जाएगी। तो यही चीज़ हम चलें इधर लिख लेते हैं, 6 साल कबल बेटे की उम्र, तो वो हमारे पास x माइनस 6 था, x की कीमत 26 है, तो इधर हमने 26 पुट कर देना है, माइनस 6 उसी तरह से आ जाएगा। 26 में से जब हम 6 को माइनस करेंगे हमारे पास जवाब 20 साल आ जाएगा, यानी कि जो उसने सवाल पूछा था उसका आंसर हमारे पास 20 साल आ गया। तो बाप की उम्र उसने पूछी नहीं है, तो हमें बताने की ज़रूरत भी नहीं। अगर वो पूछ लेता तो हम ना कि 6 साल कबल ये बाप की उम्र वाला भी यहाँ पे, अब फिर हमें y की कीमत निकालनी पड़नी थी, फिर आगे वो सारा प्रोसेस करना पड़ना था। जब उसने पूछा ही नहीं है तो हमें जहाँ तक कि हमने सवाल को हल करना था। 1.3 एक्सरसाइज का अगर हम 7वां सवाल देखें तो उसमें वो कहता है मिरहा ने एक खिलौना 1500 रुपये में खरीदा और 1520 रुपये में फरोख्त कर दिया, इसका मुनाफा फीसद मालूम करें। इस सवाल में देखें कि सिंपल हमारे पास दो चीज़ें हैं। एक तो उसने ना कि कोई चीज़ खरीदी है 1500 रुपये में और 1520 में उसने फरोख्त कर दी है। अब आपने मालूम क्या करना है कि मुनाफा फीसद मालूम करना है। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हम ना के लिखते हैं, सबसे पहले तो हम लिखते हैं जो कीमतें खरीद थी वो हमारे पास कितनी है। तो कीमतें खरीद हमारे पास है 1500 रुपये। ये सवाल में से हमें ना कि मिल रहा है, ये देखें इधर लिखा हुआ है, इसकी जो कीमतें खरीद है वो 1500 रुपये है। अब नेक्स्ट दूसरी चीज़ में हमारे पास है जी कीमतें फरोख्त। तो कीमतें फरोख्त अगर देखेंगे तो वो हमारे पास है 1520 रुपये। तो ये भी आप लोगों को इधर से मिल जाएगा, 1520 रुपये में उसने फरोख्त किया, तो ये उसकी कीमतें फरोख्त है वो 1520 रुपये है। अब जाहिर सी बात है अगर उसने 1500 में एक चीज़ खरीदी है और 1520 में उसने फरोख्त कर दी है तो उसको कुछ ना कुछ मुनाफा हुआ है। वो कितना हुआ है वो हम इधर निकाल लेते हैं। तो उसको जो मुनाफा हुआ है वो हमारे पास है जी 1520, यानी कि जितनी में उसने चीज़ बेची है और माइनस हमने ना जितने में उसने खरीदी थी, जब करेंगे तो उसमें हमारे पास ना उसका मुनाफा जितना हुआ होगा वो आ जाएगा, यानी कि 20 रुपये उसको ना मुनाफा हुआ। अब इसी चीज़ को जो उसको मुनाफा हुआ है हमने ना के फीसद में निकालना है। तो हम इधर ना कि एक और लाइन लिख देते हैं, मुनाफा फीसद।
यानी कि फीसद में मुनाफा निकालना है। अब जब आप लोगों ने मुनाफे को फीसद में निकालना है ना, उसका फार्मूला चाहे मुनाफा फीसद निकाल लें चाहे नुकसान फीसद निकाल लें, तो फार्मूला उनका तकरीबन एक जैसा ही होता है। तो जहाँ पे हम लोग मुनाफा फीसद निकाल रहे हैं तो इसका फार्मूला होता है, तो हमारे पास मुनाफा बटे में हमारे पास होगा कीमत खरीद और मल्टीप्लाई यानी कि ज़रब हमारे पास ना 100 हो जाएगा। अगर आप लोग नुकसान फीसद निकालना था तो यहाँ पे नुकसान फीसद आ जाना था, यहाँ पे नुकसान आ जाना था, नीचे हमारे पास कीमत खरीद ही आनी। चाहे आप लोग मुनाफा फीसद निकाल लें चाहे आप लोग नुकसान फीसद निकाल लें, तो ये जो नीचे आप लोग डिवाइड करना है ये हमेशा कीमत खरीद से ही करना है। अब नेक्स्ट हम ना के जो जो चीज़ें थी हमारे पास हम उनको पुट कर देते हैं। तो मुनाफा हमारे पास 20 रुपया था, ये हमने निकाला हुआ। तो कीमत खरीद हमारे पास 1500 रुपया थी, तो ये भी हमारे पास थी, और ज़रब हमने ना 100 से करना है। तो अब आप लोग ये करें कि ये जो 100 है ये ऊपर 20 से ना ज़रब हो रहा है, तो आप लोग 100 को 20 से ज़रब कर दें और फिर बाद में ना कि 1500 से डिवाइड कर दें। एक तो तरीका ये है। इसका दूसरा तरीका ये है कि आप लोग इन दो जीरो को इन दो जीरो से काट सकते हैं। अब ऊपर हमारे पास 20 बच गया और नीचे 15 बच गया, तो आप लोग इस तरह से इसे लिख लें 20/15। अब 20/15 जो है इनको आप लोग तकसीम कर दें, 20 को 15 पे तकसीम करें, कैलकुलेटर ले लें, 20 तकसीम आप लोग 15 कर दें, तो आप लोगों के पास इस तरीके से आंसर आ जाएगा 1.33। तो ये आप लोग इधर ना लिख सकते हैं 1.33, और इसके साथ आप लोग परसेंटेज लाजमी लगा देंगे क्योंकि हमने मुनाफा फीसद में निकालना था। 1.3 एक्सरसाइज का अगर हम 8वां सवाल देखें तो उसमें हमारे पास है जी, तैयब की सालाना आमदनी 9,60,000 रुपये है, जबकि मुस्तस्ना रकम 1,30,000 रुपये है, तो वो 0.75% की शरह से कितना टैक्स अदा करेगा। तो इस सवाल को समझने के लिए ना आप लोगों को एक दो चीज़ों का पता होना चाहिए। जो हमारे पास गवर्नमेंट है ना, तो गवर्नमेंट कोई भी बंदा जो काम कर रहा है तो उसकी आमदनी पे कुछ ना कुछ टैक्स लेती है, लेकिन गवर्नमेंट का ये भी रूल है कि अगर आप लोग एक मुकर्रा हद से कम कमा रहे हैं तो आप लोगों से किसी किस्म का कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा, लेकिन उससे अगर आप लोग ऊपर कमा रहे हैं तो फिर आप लोग से टैक्स लिया जाएगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि उस मुकर्रा हद से ऊपर जो हम कमाते हैं तो उस पर टैक्स किस तरह से लिया जाएगा। तो आजकल के रूल के मुताबिक अगर कोई बंदा 6 लाख तक कमाता है सालाना, यानी कि उसकी महाना 50,000 रुपये तनख्वाह है और पूरे साल में वो सिर्फ 6 लाख रुपए कमाता है, तो उससे किसी किस्म का कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। लेकिन अगर वो ना कि 7 लाख कमाता है, अब अगर 7 लाख कमाता है तो उसके जो पहले 6 लाख थे ना उसमें से तो उसने किसी किस्म का कोई टैक्स नहीं देना, यानी कि वो हमारे पास मुस्तस्ना रकम हो जाएगी, टैक्स से मुस्तस्ना रकम हो जाएगी। उसके बाद जो 1 लाख बच जाएगा उस पर ना कि कोई शर्रा जो होती है उसके हिसाब से उसे टैक्स देना पड़ेगा, यानी कि पूरी 7 लाख पे नहीं देना, जो बाकी 6 लाख के अलावा जो बचेगी ना उसके ऊपर उसे टैक्स देना पड़ेगा। बिल्कुल इसी तरह का ये सवाल है। वो कहता है कि उसकी टोटल जो आमदनी है वो 9,60,000 रुपये है, तो गवर्नमेंट ने उसको जो टैक्स में मुस्तस्ना की रकम वो है 1,30,000 रुपये। अब 1,30,000 इसमें से हम निकाल देंगे, बाकी जो बच जाएगी उस पर उसने 0.75% के हिसाब से टैक्स देना है। तो आइए हम ना किसे सॉल्व करते हैं, किसे हमने सॉल्व कैसे करना है। तो सबसे पहले ना कि हम लिख लेते हैं जी सालाना आमदनी, हम ना इधर लिख लेते हैं सालाना आमदनी। तो हमारे पास सालाना आमदनी है जी 9,60,000 रुपये, यानी कि इतनी उसकी ना कि ये सालाना आमदनी है। अब सालाना आमदनी के बाद हम ना कि लिखते हैं कि मुस्तस्ना रकम कितनी है, यानी कि मुस्तस्ना रकम अगर हम देखें तो वो है जी 1,30,000 रुपये। तो ये हमारे पास उसकी ना मुस्तस्ना रकम है। अब नेक्स्ट है जी, अब तीसरे नंबर पर हमने देखना है काबिल टैक्स। काबिल टैक्स का मतलब है कि जिस पर ना कि अब टैक्स उसे देना पड़ेगा, तो वो कितनी है, काबिल टैक्स उसकी आमदनी कितनी है। तो अब 9,60,000 में से
हमने 1,30,000 को माइनस कर देना है। जब हम माइनस करेंगे 9,60,000, आप लोग कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। 9,60,000 में से माइनस करना है 1,30,000, तो आप लोगों के पास 8,30,000 रुपये जो आएगा वो काबिल टैक्स आमदनी, यानी कि इस पे अब उसने ना कि टैक्स देना ही देना है। अब नेक्स्ट चीज़ है कि टैक्स जो देना है वो जाहिर बात है, अगर सारी रकम तो टैक्स नहीं देगा, अब उस पर ना कुछ शरह लगेगी। तो हम ना कि ये जो शरह है इसके हिसाब से ना कि टैक्स निकाल लेंगे। तो इधर हम ना कि एक लिख देंगे लाइन, टैक्स की शरह क्या है। टैक्स की शरह हमारे पास है जी 0.75%, ये हमारे पास टैक्स की शरह है। तो अब नेक्स्ट जो हमारे पास रह गया कि टैक्स की रकम हम ना कि लिख सकते हैं। ये लाइनें थोड़ा बहुत आप लोग अपने हिसाब से जैसे आप लोगों को आसान लगे वो लिख सकते हैं। तो टैक्स की रकम हम लिखते हैं जी, वो हमारे पास आ जाएगा 0.75 तकसीम हमारे पास 100 हो जाएगा। क्योंकि ये फीसद हमने हटाना है तो फीसद हटाने के लिए हमें 100 से तकसीम करना पड़ेगा। और ये जो काबिल टैक्स आमदनी थी इसके साथ इसे ना ज़रब दे देनी है। अब ये जो 2 ज़ीरो हैं इन 2 ज़ीरो से कट गए, बाकी ये जो बच गया इसको 0.75 से हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास काबिल टैक्स उसकी ना आमदनी आ जाएगी। तो हम कैलकुलेटर से कर लेते हैं। हमारे पास 0.75 है, इसको हमने ज़रब देना है 8300 से, तो ये हमारे पास 6225 आ गया। ये जो 6225 रुपए है ना, तो ये उसने ना कि इतनी आमदनी पे टैक्स दिया है। 1.3 एक्सरसाइज का अगर हम 9वां सवाल यानी कि आखिरी सवाल देखें तो उसमें हमारे पास है जी 3,75,000 रुपए पर एक साल के लिए 14% की शरह से सालाना मुनाफा मालूम करें। तो इस तरह के जो सवाल होते हैं ये ज़्यादातर बैंकिंग सेक्टर से मुतल्लक होते हैं। यानी कि जैसा कि अगर हम किसी भी बैंक से कोई कर्ज़ा वगैरह लेने जाते हैं तो हमें बताते हैं कि अगर आप लोग इतना कर्ज़ा लेंगे, इतने सालों के लिए लेंगे तो इतने फ़ीसद की शरह से आप लोगों को इतने पैसे ज़्यादा देने पड़ेंगे, या फिर वो किस्तें वगैरह बना कर ना कि बता देते हैं कि इतनी आप लोग किस्त देनी पड़ेगी। जब हम वो कैलकुलेट करते हैं तो अगर फॉर एग्जाम्पल हमने 3,75,000 रुपया लिया है और अगर हमें 4.5 लाख रुपए वापस करने पड़ रहे हैं तो हमें पता चल जाता है कि जो बैंक है ना वो हमसे 75,000 रुपये अजाफी ले रहा है। तो जो वो 75,000 रुपये अजाफी ले रहा होता है बैंक उसको अपना मुनाफा कहता है। तो इस तरह के सवाल हल करने के लिए ना आप लोगों को एक फार्मूला है ना जो वो अच्छे तरीके से आना चाहिए। तो वो हमारे पास फार्मूला कुछ इस तरह से है कि मुनाफा जो है ना कि वो बराबर होता है P ज़रब R ज़रब T बटा 100। यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो हमारे पास 100 तो एक चले कांस्टेंट है ना, तो इसकी तो कीमत 100 ही रहनी है, इसका तो कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे हमारे पास 4 मुख्तलिफ चीज़ें हैं। मुनाफा, इस केस में हमने मुनाफा मालूम करना है, वो चले हमने मालूम करना है। तो यहाँ पे रह गया जी दूसरी चीज़ है पी। पी का मतलब है प्रिंसिपल अमाउंट, यानी कि वो रकम जो कि ना कि बैंक ने हमें देनी है या हमने किसी को देनी है, जो असल रकम होगी उसे हम ना कि प्रिंसिपल अमाउंट कहते हैं, उसे पी से ज़ाहिर करते हैं। दूसरे नंबर पर है आर। आर का मतलब है रेट, यानी कि जो सूद वगैरह लगना है वो किस शरह के साथ लगना है वो हमारे पास आर होता है। और टी का मतलब है टाइम, यानी कि आप लोगों ने जो कर्जा लिया है बैंक से या किसी भी और बंदे से वो कितने टाइम में वापस करना है, तो वो हमारे पास ना टी है। तो चलें इस फार्मूले को अच्छे तरीके से समझने के बाद अब हम ना अपने सवाल में से ये सारी चीज़ें निकालते हैं और फिर इस फार्मूले में पुट करके इसका हम ना आंसर निकाल लेंगे। तो अगर हम यहाँ से देखें तो हमारे पास सबसे पहले जो चीज़ है ये जो रकम है यानी कि 3,75,000 रुपये जो है इसको हमने इस्तेमाल करना है ये एज ए प्रिंसिपल अमाउंट। तो इसको हम ना डायरेक्ट चलें लिख देते हैं P इज इक्वल टू हमने लिख देते हैं 3,75,000 रुपये। अच्छा, उसके बाद वो कहता है 3,75,000 पर एक साल, ये जो हमारे पास साल आ गया ये यानी कि वक़्त आ गया। वक़्त दूसरे लफ्ज़ों में हम ना कि इसको टाइम यानी टी से ज़ाहिर करेंगे
वो हमारे पास है जी 1 सा। उसके बाद हमारे पास आ गया जी ये जो है शरह, यानी कि रेट जिसे हम कहेंगे। तो यहाँ पे हम शरह लिख देते हैं और इसको हम ना के आर से ज़ाहिर करेंगे रेट से। वो हमारे पास है जी 14%। अब नेक्स्ट हमने मुनाफा मालूम करना है, तो वो हम ना कि इधर लिख लेते हैं कि मुनाफा हमने मालूम करना है। तो फार्मूला मैंने आप लोगों को शुरू में बता दिया कि जो मुनाफा का फार्मूला है वो हमारे पास है जी P ज़रब R ज़रब T बटा 100। तो यहाँ से हम ना कि कीमतें निकालते हैं और ये जो कीमतें हमने निकाली हुई यहाँ पे हम पुट करते हैं और मल्टीप्लाई वगैरह करके हम ना अपना जवाब निकाल लेंगे। तो यहाँ से हम देखें तो P हमारे पास है जी 3,75,000, तो ये हमने ऐसे ही लिख देते हैं। R हमारे पास है जी 14, तो ये हमने लिख दिया। T हमारे पास है 1, ये हमने उसी तरह से लिख दिया और बटे में हमारे पास है जी 100। तो एक तरीका तो ये है कि आप लोग 3,75,000 को 14 से ज़रब दें, जो जवाब है उसे 100 पे तकसीम कर लें, या फिर इन 2 ज़ीरो को इन 2 ज़ीरो से काट दें। बाकी जो आंसर नीचे तो अब कुछ नहीं बचा, ऊपर जो बची हैं चीज़ें उनको आपस में ज़रब करें तो आप लोगों के पास आंसर आ जाएगा। तो चलें हम ना कि जो बची हमारे पास उनको ना कैलकुलेटर की मदद से ज़रब दे देते हैं। हमारे पास है जी 3, 7, 5 और 1, हमारे पास 3, 7, 5 ज़ीरो है। इसको ज़रब हमने देनी है 14 से, तो हमारे पास आंसर आ जाए 52,500। तो ये हमने इधर ऐसे लिख देना है, यानी कि जो बैंक मुनाफा लेगा ना तो वो हमारे पास 52,500 रुपये आएगा। 1.3 एक्सरसाइज का अगर हम दूसरा सवाल देखें तो उसमें हमारे पास है जी शक्ल में कैमतुल ज़ाविया मसलस ABC दिखाई गई है, जिसमें AC की लंबाई ये है और उसका जो ABC जो मसलस है उसका रकबा ये है। तो आप लोगों ने AB की लंबाई को मालूम करना है और जो जवाब आएगा उसको आप लोगों ने इस शक्ल में लिखना है। चलो वो जवाब जो आएगा इस शक्ल में लिखना है वो तो मैं आप लोगों को एंड पे बता दूंगा, लेकिन अब यहाँ से ना कि हम देखते हैं कि सबसे पहले कैमतुल ज़ाविया मसलस की वो बात कर रहे हैं। तो कैमतुल ज़ाविया मसलस हमारे पास एक ऐसी मसलस होती है जिसका एक जो ज़ाविया है वो हमारे पास 90 डिग्री का होता है। अब यहाँ से ये चीज़ तो हमें समझ आ गई। उसके बाद उसने ना कि AC यानी कि इस साइड की लंबाई दी हुई है और दूसरा इस पूरी मसलस का रकबा दिया हुआ है, और वो कहता है जो AB ये वाली साइड है ना इसको आप लोगों ने मालूम करना है। तो चले हम इसे सॉल्व करते हैं और इसका ना कि जवाब निकालते हैं। तो सबसे पहले जो चीज़ें हमें दी हुई हैं वो हम ना लिख लेते हैं। तो हमें हमारे पास AC की लंबाई दी है तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो AC की हमारे पास लंबाई है ये वाला, तो ये हम ना इसी तरीके से लिख लेंगे। ये सेंटीमीटर में दी है तो ये हमने ना उसी तरीके से लिख ली। उसके बाद ये उसने ना कि उसका रकबा दिया है, यानी कि ये जो मसलस है इसका हमें ना कि रकबा दिया हुआ है, तो वो भी हमने ना कि इसी तरीके से लिख लेना है। अच्छा, इसको जब आप लोग लिखिए ना तो ये आप लोगों के पास 15 है, तो इसकी आप लोगों ने ना कि फैक्टराइजेशन यानी कि तर्जीह कर लेनी है, ताकि नेक्स्ट जब हम इसे हल करें तो हमें किसी किस्म का कोई भी मसला ना आए। तो 15 की मैं अगर तर्जीह करूं तो ये मैं इस तरह रफ अमल में कर लेता हूं, तो वो मेरे पास निकलती है 3, 5, 15 और 5, 1, 5, यानी कि ये जो 15 का जज़र है इसको मैं लिख सकता हूँ 3 ज़रब 5 का जज़र। तो मज़ीद इसको मैं लिख सकता हूँ 3 का जज़र और 5 का जज़र। अब 15 के जज़र की जगह मैं ये लिख सकता हूँ 3 का जज़र ज़रब 5 का जज़र, तो ये मैं इधर लिख देता हूँ। तो ये इस तरीके से मेरे पास आ जाएगा 3 का जज़र ज़रब 5 का जज़र। तो बाकी ये सारा कुछ उसी तरीके से, तो ये हमारे पास ना कि कुछ आ गया इसका जो रकबा था। अब नेक्स्ट ना कि हमने उसके ना कि ज़िला AB की ना लंबाई मालूम करनी है। तो अगर मैं ना कि इसका एक फार्मूला होता है, इसका जो रकबा होता है ना, हम ना कि इसको लिखें, इसका जो रकबा है तो वो हमारे पास होता है जी 1/2 ज़रब हमारे पास कायदा ज़रब अमूद। तो ये हम ना कि इसका फार्मूला लिख लेते हैं, फिर इनकी ना कीमतें पुट करते हैं।
तो ये जो ए बी सी का रकबा है वो तो ये है हमारे पास, ये यहाँ से हम ना लिख लेते हैं। ये सेंटीमीटर वगैरह अब नहीं लिखते, ये एंड पे हम ना इसका ये जो यूनिट होता है ये एंड पे लिख लेंगे। इसका जो कायदा है वो हमारे पास ये है, तो ये हमने यहाँ से कायदा भी लिख लिया। ये इस तरीके से हमने कायदा लिख लिया। अब अमूद हमने ना मालूम करना है, यानी कि अमूद ए बी मालूम करना है, तो हम यहाँ पे ना ए बी लिख देते हैं इस तरीके से। ये लिखने के बाद नेक्स्ट फिर हम ना इसे मज़ीद हल करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो हमें सिर्फ ए बी की कीमत चाहिए। तो इसका मतलब है जो ये जो चीज़ें हैं ये अजाफी चीज़ें, इन्हें उठाकर ना हम ना इधर लेके आएंगे। तो यहाँ पे जब हम लेके आएंगे तो उसका रूल ये है, अगर कोई चीज़ यहाँ पे ज़रब हो रही है तो वो इधर आके तकसीम हो जाएगी, और जो तकसीम हो रही है वो इधर आके ज़रब हो जाएगी। तो हम इसे लेके आते हैं जी। तो ये तो ऑलरेडी हमारे पास इधर ही था, तो इसको तो हमने वैसे ही लिख देना है। अब ये जो दो था इधर तकसीम हो रहा था, इधर आके हमारे पास ज़रब हो गया, और ये जो था ये ज़रब हो रहा था, ये इधर आके हमारे पास तकसीम हो गया। तो ये इस तरीके से हमारे पास ए बी ये बन जाएगा। इसको ना थोड़ा सा मैं ना के सीधा करके लिख लेता हूँ, यानी कि ए बी को इधर लिख दूँ, इसको इधर लिख दूँ, ताकि बाद में ना मुझे हल करने में ना किसी किस्म का कोई मसला ना आए। तो मैं इसे ना लिख देता हूँ जी। ए बी जो मेरे पास है ना वो बराबर है जी 2 ज़रब 1 जमा 3 का जज़र ज़रब 5 का जज़र, और बटे में ये मेरे पास उसी तरीके से आ गया। अब जैसे आप लोगों ने कि 1.2 एक्सरसाइज में ना कि हल किया था ना, जिसे हम रैशनलाइज कहते हैं, उस हल किया था, उसी तरीके से हमने इसे हल करते हैं। यानी कि ये जहाँ पे जमा है ना, इसकी अलामत तब्दील करके इसको एक दफ़ा मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे और नेक्स्ट इसे हल करते हैं। तो ये तो हमारे पास उसी तरीके से आ जाएगा। ये बटे में भी उसी तरीके से। अब इसको हम ना के लिख देते हैं जी। इसे हमने ना के मसलन इसकी अलामत चेंज करके ज़रब भी दे देनी है और माइनस भी, ज़रब भी दे देनी है और तकसीम भी कर देना, इस तरीके से। अब इनको थोड़ा सा इकट्ठा करते हैं ताकि फिर ना कि ज़रब देना हमारे लिए इजी हो जाए। तो हम ना इनको इस तरह इकट्ठा करके लिख देते हैं। और ये बटे में भी हमने ना किसी तरीके से लिख देना है। ये इस तरीके से आप लोगों ने ये सारा लिख देना है। अब लिखने के बाद ऊपर वाले को, इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर लेना है और नीचे वालों को मल्टीप्लाई कर लेना है। तो ऊपर वाले को एक एक को हम ना के सबके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। ये दो तो उसी तरह से रहेगा, ब्रैकेट के अंदर ही हम इन दोनों को ना मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहले हम ना कि इस एक को लेते हैं, इन दोनों के साथ ज़रब देंगे, फिर इन दोनों को लेंगे और इन दोनों के साथ ज़रब देंगे। तो एक को तो आप लोगों को पता है कि किसी के साथ भी ज़रब दें तो जवाब वही आ जाता है, तो ये तो तब्दीली ला ही नहीं सकता। तो यानी कि ये 3 का जज़र भी वैसे आ जाएगा और माइनस में 5 का जज़र भी वैसे ही आ जाएगा। अब हमने ना 3 का जज़र और 5 के जज़र को लेना है, पहले इसके साथ ज़रब देनी है, फिर इसके साथ ज़रब देनी है। तो सबसे पहले इसके साथ मैं ना ज़रब देता हूँ। तो यहाँ पे ना कि आप लोगों ने थोड़ा सा काम ना कि रफ अमल में ही कर लेना है। तो यहाँ पे मैं चलें आप लोगों को ना समझा देता हूँ कि ये हम ना कह लेते हैं कि एक दफ़ा ना रफ अमल के लिए है। तो यहाँ पे ना कि हम ना कि इतना काम ना रफ अमल में करते हैं। तो देखें हमने ना कि 3 का जज़र 5 के जज़र को ज़रब देनी है 3 के जज़र के साथ। तो ये देखें 3 का जज़र हमारे पास 2 दफ़ा आ गया, यानी कि 3 के जज़र का स्क्वायर हो जाएगा और 5 का जज़र तो वैसे ही आ जाएगा। ये स्क्वायर जज़र के साथ कट गया, तो इसका जो जवाब आएगा वो हमारे पास आएगा 3 5 का जज़र। यानी कि इन दोनों को अगर हम ज़रब दें तो हम लिख सकते हैं जी 3 5 का जज़र। ये यहाँ पे हमने लिख दिया। उसके बाद ये जमा है, ये माइनस है, तो इसका जवाब तो माइनस में आएगा। अब इसको हमने इसके साथ ज़रब देनी है, तो इसको हम ज़रब दे के देखते हैं जी। 3 का जज़र ज़रब 5 का जज़र तो उसी तरह से आएगा। अब ज़रब देनी है हमने 5 के जज़र के साथ। तो ये 3 का जज़र तो चले हमारे पास उसी तरीके से आ गया, और ये 5 के जज़र का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये स्क्वायर जज़र के साथ कट गया, तो इसका आंसर आ जाएगा 5 3 का जज़र।
यानी कि अब यहाँ पे हम लिख देंगे 5 3 का जज़र। ये इस तरीके से हमने लिख देना है। तो ये तो हमारे पास ना कि सारा सॉल्व हो गया। अब नीचे ये देखें आप लोग, एक दफ़ा जमा में है और एक दफ़ा आप लोगों के पास ये माइनस में है। तो ये वाला हमारे पास फार्मूला लग जाएगा। ये जो आप लोगों के पास फार्मूला होता था ए जमा बी ए माइनस बी, तो ये हमारे पास होता है ए की 2 माइनस बी की 2। तो इसमें इस केस में भी हमारे पास बिल्कुल उसी तरीके से ये फार्मूला लग जाना है, यानी कि 3 के जज़र का स्क्वायर माइनस 5 के जज़र का स्क्वायर। अब ये स्क्वायर इस जज़र के साथ कट जाना है और ये स्क्वायर इस जज़र के साथ कट जाना है। तो आगे हमने किसे मज़ीद हल कर देते हैं। तो हमारे पास ये ए बी जो है साइड वो बराबर में आ जाएगी, ये 2 उसी तरीके से ये वाला जो है। अब हम देखते हैं, ये हमारे पास ना 3 का जज़र है और ये माइनस 5 हमारे पास है जी 3 का जज़र। तो हम कैलकुलेटर से देखते हैं कि बाकी क्या बचेगा। तो बाकी हमारे पास बचेगा जी, हमारे पास ये 3 का जज़र 1 है और दूसरा जो है वो -5 है। 1 माइनस 5 करें तो जो हमारे पास -4 आ जाता है, यानी कि -4 3 का जज़र ये बच गया। अब इसको हल करते हैं। -1 है ये -1 है और जमा का मेरे पास ये 3 है, तो ये मेरे पास बच गया जी जमा का 2, यानी कि 2 5 का जज़र बच जाएगा। तो इनको ना जो एक जैसे जज़र में रकमें होती हैं उनको हम ना कि उनके जो सामने खड़े होते हैं ना उनको हम जमा माइनस कर सकते हैं। यानी जैसे हम ना कि x 2x और 5x, अगर x और x एक जैसे हैं तो 5 और 2 हमारे पास 7 हो जाते हैं। ये बिल्कुल उसी तरीके से हल हो जाते हैं। अब यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ से ये स्क्वायर रूट जज़र के साथ कट गया था, ये स्क्वायर और ये जो हमारे पास जज़र है ये कट गया था, बाकी हमारे पास ये 3 बच गया और माइनस में यहाँ पे देखें तो 5 बच गया। तो आगे मज़ीद इसे सॉल्व करते हैं। तो ये 2 तो चले हमारे पास उसी तरीके से आ रहा है, तो -4 3 का जज़र उसी तरीके से, जमा 2 5 का जज़र भी उसी तरीके से। अब इसे नीचे हल करते हैं। 3 - 5 है, तो आप लोग डायरेक्ट किसी को बिना लिखें आप लोग यहाँ कैलकुलेटर पे जाएं, 3 - 5 लिखें, वो आप लोग को आंसर देगा जो वो लिख देना है। इस केस में हमें आंसर दे रहा है -2, तो हमने यहाँ पे -2 लिख देना है। अब ये जो 2 है इस 2 के साथ कट गया, तो हमारे पास बच गया जी -4 3 का जज़र जमा 2 5 का जज़र। तो ये हमारे पास है जी। और नीचे ये जो है ये हमारे पास -1 बच गया। ये जो माइनस है ये ऊपर चली जाएगी, यानी कि हम कहते हैं माइनस इस तरीके से आ जाएगी। अब ये जो माइनस अंदर ज़रब होगी तो हमारे पास आंसर आ जाएगा जी माइनस माइनस जमा हो गया और ये माइनस जमा माइनस हो गया। तो ये हमारे पास जवाब आ जाएगा इस तरीके से। ये जो सवाल के शुरू में उसने कहा था ना कि आप लोगों ने आंसर इस शक्ल में लिखना है, तो ये जो आंसर है वो इस शक्ल में निकल आया है।